जय हिंद दोस्तों। तो आज एक नए वीडियो के साथ फिर आए मेरे भाई। तो समझ ही रहे हैं, पहले आपका वीडियो कुछ हो चुका है, आज हिट ख़त्म हो चुका था पहले। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इसमें देखेंगे और आप बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ते रहिए। आपका जहर कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है, इससे पक्का भाई डेफिनेटली बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में कंफर्म मिलेंगे क्वेश्चंस डेफिनेटली। तो आज बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट में आपका ये है क्या, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स का ब्रांच है दैट डील्स, जिसमें डील्स किया जाता है विथ प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म के साथ, एसोसिएटेड होता है इसमें जुड़ा होता है, विथ चार्ज इन रेस्ट, जितने भी रेस्ट में मतलब रेस्ट में जो चार्ज होते हैं, मतलब वो कहने का मतलब ये हुआ कि एसोसिएटेड विथ चार्ज मतलब जुड़े होते हैं चार्ज के साथ, जितने भी रेस्ट में चार्ज के साथ जुड़े होते हैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को इसी में डील्स किया जाता है। किस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरीक़ा से। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए पहले बात करता हूँ पॉजिटिव चार्ज, इसको विट्रस बोलते हैं। बिल्ली की खाल हो गया, ग्लास का रॉड हो गया, ऊनी कपड़ा हो गया, कालीन हो गया, इस सब में पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरीक़ा से रेजिनॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज, इसमें कहाँ कहाँ होता है भाई? एम्बर में हो गया, रेशम का कपड़ा में हो गया, एम्बोनाइट रॉड में हो गया, प्लास्टिक में हो गया, रबड़ में, सब में निगेटिव चार्ज होता है ब्रो। तो ये तब याद रखिएगा। चलिए इसका SI यूनिट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का SI यूनिट की बात करते हैं हम। इसको देखिए इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। इसका SI यूनिट की बात करते हैं पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम्ब का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं M-1 और L-3 T24A2। इस तरीक़ा से इसका क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला होता है भाई। अगर शॉर्टकट में आप याद करना चाहें तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप याद कर सकते हैं -1342 जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डायमेंशन फार्मूला होता है। वैसे याद करने में भी फ़ायदा है भाई, क्योंकि आप निकालिएगा तो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, ठीक है, याद कर ही लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कूलम्ब के नियम। न्यूटन के गति के मतलब जो तृतीय नियम का पालन करता है। कूलम्ब का नियम जो है न्यूटन की जो तृतीय गति है, थर्ड वाला, वो पालन करता है। इसके क्षेत्र जो है संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। चलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। ये देखिए आपका इसका डायमेंशन फार्मूला की बात कर दी जाए तो M1L1 T3A-1 ये होता है इसका डायमेंशन फार्मूला होता है भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। और इस एक तरीक़ा से और कह सकते हैं, हर एक चीज़ का दो तो हो सकता है भाई। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पर कूलम्ब हो जाता है, ठीक है। इसके डायमेंशन फार्मूला की बात कर दी जाए मेरे भाई तो ML3T-3A-1। अब इसको 13-31 याद रख सकते हो। विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे भाई, ठीक है। ये तो 10th में भी आप पढ़े होंगे कि I=Q/T एक फार्मूला होता है। जैसे करंट क्या होता है? जितने चार्ज पास करते हैं पर सेकेंड उसी को हम लोग करंट कहते हैं, यही चीज़ है। तो जब चार्ज निकालना हो तो IT मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीक़ा से। देखिए एक और फार्मूला पढ़े होंगे Q=+-NE, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए ये फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। जब इसमें क्या होता है कि जब दो चार्ज दिए होते हैं कुछ डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके लिए जब फोर्स को मतलब निकालना हो, ये फार्मूला होता है आपका। चलिए हम देखिए बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। और न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। चलिए एप्सिलॉन नॉट का मान ली इसका वैल्यू बताया सबसे पहले। देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है भाई 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है आपका। चलिए अब इसमें बात करते हैं के ER को या के को दोनों को एक ही मानेंगे। इसका जो फार्मूला होता है E वैक्यूम अपॉन E मीडियम। तो E वैक्यूम को बोलते हैं एप्सिलॉन और E मीडियम को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट।
सिंपल इसका फार्मूला हो जाएगा के या ई आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला हो जाएगा। ये के और ई आर क्या है भाई, इसको पैरा वैद्युतांक बोलते हैं, पैरा वैद्युतांक। एक और नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं भाई। एक और फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है, ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए ये जो फार्मूला है, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। और ये जो है दूसरे तरीका से बराबर हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, ये हो सकता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका फार्मूला है। देखिए चार्ज होता है और कुछ डिस्टेंस पे इसको रखा जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए देखिए अब हम बात कर रहे हैं अक्षीय निरक्षीय में फार्मूला आता है, तो अक्षीय की बात करते हैं। वेक्टर ई अक्षीय इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन आर क्यू होता है, ये फार्मूला होता है जिसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इस तरीक़ा से। नेक्स्ट निरक्षीय का, निरक्षीय को देखते हैं। ई निरक्षीय इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिर्फ एक ठो आता है पी, वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब आ जाता है। इस तरीक़ा से हम आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। चलिए ई अक्षीय जो होता है, वेक्टर ई अक्षीय इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ई निरक्षीय होता है, इसको याद रखिएगा, ये रिलेशन बनता है तो काफ़ी हेल्पफुल होता है भाई। चलिए एक और बात करते हैं। जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला बताए थे, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन जो क्यू बताए थे, ये चार्ज क्यू। जब हमको क्या एफ निकालना हो तो सिंपल फंडा है क्यू ई हो जाएगा, सिंपल। तो यही चीज़ आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। और एक और फार्मूला की बात करते हैं। वेक्टर एच इक्वल टू क्यू वेक्टर ई अपॉन एम होता है, जो मास होता है, ठीक है। इस तरीक़ा से हम नेक्स्ट बात करते हैं टाउ। टाउ इसको बोलते हैं टाउ, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये फोर्स एक तरीक़ा से होता है, ठीक है। देखिए जब इसमें एंगल दे देगा तो इसमें साइन थीटा आपको ऐड कर देना है, यही चीज़ होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यू पोटेंशियल एनर्जी, जो इसका फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये एक और फार्मूला इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा अपॉन आर होता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्मॉल रीजन डी एस और कॉस थीटा होता है। इसी तरीक़ा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही होता है जो सरफेस इंटीग्रल और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल रीजन डी एस इसको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इधर देखते हैं। देखिए जब अनंत क्या है, अनंत विस्तार के चादर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालना हो तो वह ई इक्वल टू सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट होता है, जो आप न्यूमेरिकल में बनाइएगा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसमें जब दो एंगल दिया हुआ रहता है तो वर्क डन निकालना हो तो पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाता है। देखिए लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, सब सारा फार्मूला है। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला बात करते हैं, पी इक्वल टू क्यू अपॉन भी होता है, ठीक है। देखिए जो गॉस लॉ से फार्मूला मिलता है, ए फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मिलता है आपका। चलिए हम नेक्स्ट बात करूँ, आवेशित गोलीय खोखले के लिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए वेक्टर ई जो आउटसाइड का होता है निकालना होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं बात करूँ,
इधर सारा हो गया, आप देख लेंगे फिर से। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूँ, जब सतह सरफेस पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका फार्मूला जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r² हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़े से जब अंदर हो तो अंदर में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो 0 होता है। चलिए इस तरीक़ा से आप समझ गए होंगे। देखिए, आवेशित कुचालक ठोस गोले का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, ये देखिए आपका आउटसाइड में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r² होता है, ये आपको दिख रहा होगा। जब यही चीज़ सतह पर होता है तो सतह का जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, जब अंदर होता है तो अंदर में देखिएगा भाई, अंदर में ये आपका जो फार्मूला दिख रहा है सिंपल, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r³ और r' हो जाता है। ये आपको न्यूमेरिकल बनाते वक्त सारा पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सोडियम परमाणु पर आवेश का मान जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, याद रखिएगा इसको, MCQ क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा। चालक पर आवेश इसके बाह्य सतह पर क्या होता है, उपस्थित होता है। चालक पर जो आवेश होता है उसके बाह्य सतह पर उपस्थित होता है ना, कंफर्म याद रखिएगा भाई। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इस तरीक़ा से। इस तरीक़ा से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब विभव एवं धारिता, नया चैप्टर। आज इसके बारे में हम समझते हैं कुछ कुछ बातें क्या है कैसे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 2। ठीक है, इसमें देखेंगे विभव एवं धारिता, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें देखते हैं, चर्चा करते हैं क्या क्या है भाई। सबसे पहले मैं बात करूँ विभव। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि याद रखिएगा। एक नंबर में पूछ देता है कि विद्युत विभव क्या है, अदिश अदिश टेंसर दोनों इस लेवल से पूछ देगा क्वेश्चन, तो आप अदिश मारिएगा। ठीक है भाई, इसका जो SI मात्रक होता है जूल पर कूलम या इसको वोल्ट बोल सकते हैं। इसका जो है डायमेंशन फार्मूला की बात कर दी जाए तो ML T-3 A-1 होता है, मतलब 12 - 31। आप ऐसे करके याद कर सकते हो, बनाओगे भाई बहुत टाइम लग जाएगा, भूल भी जाओगे, इसलिए मतलब बन भी जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फार्मूला से बना सकते हो, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला की बात करते हैं। वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, यानी कहने का मतलब है किसी यूनिट चार्ज में जितना वर्क डन होता है उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। ठीक है, समझ में आया। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता जो होता है dV/dr होता है। इसका SI यूनिट की बात कर दी जाए तो इसका वोल्ट हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, मतलब वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। विभव प्रवणता के कारण क्या होते हैं, फैक्टर E इक्वल टू -dV/dr होता है। इसका डायरेक्शन की बात कर दी जाए भाई तो डायरेक्शन जिस दिशा में विद्युत विभव का मान घट रहा हो वही इसका फिर से कंडीशन आपको दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/x - Q2/r - x इक्वल टू 0। ये चीज़ याद रखना है। चलिए अक्षीय पर क्या होता है विभव, इस तरीक़ा से V अक्षीय इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² हो जाएगा। ठीक है, V निरक्षीय का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है भाई। अब देखिए बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, डिफरेंट टाइप से होते हैं ना, तो इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r12 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अगर चार्ज मतलब अधिकतर दिए हुए रहते हैं तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो उसका वैल्यू अलग होता है। U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r12 प्लस Q3/r13 प्लस Q21/r2, समझ रहे ना, R21 हो जाएगा। चलिए हम इधर बात करते हैं, इधर देख लीजिए थोड़ा सा। समविभव पृष्ठ पर सभी जगह पर क्या होता है, विभव का मान जो होता है समान होता है समविभव पृष्ठ पर।
आवेशों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। चलिए, एक समान विद्युत क्षेत्र चालक के मुक्त आवेशों सतह पर आ जाते हैं। करा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में चालक के मुक्त आवेशों सतह पर आ जाते हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है शून्य होता है, ठीक है, लेकिन समस्त चालक में विद्युत विभव का मान जो है एक समान ही रहता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, धारिता का जो SI मात्रक होता है फैराडे होता है या फिर कूलम्ब पर वोल्ट होता है, याद रखिएगा। C = Q/V होता है, इसी फार्मूला से अपना आपका निकलेगा। देखिए इसको आप डायरेक्ट इसका जो होता है SI यूनिट फैराडे आप बोल सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट तरीका से बोल सकते हैं जो कुल चार्ज है उसका कूलम्ब हो जाएगा, इसका वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कूलम्ब पर वोल्ट, ठीक है भाई। चलिए इस तरीका से आप जो कैपेसिटेंस मतलब धारिता है इसका आप डायमेंशन फार्मूला याद कर सकते हैं। M-1 L-2 T24 A-2 मतलब -12 42 ये होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं, गोलीय चालक की धारिता आप जब निकालना होगा है तो आप C = 4/ε0R निकालिएगा, इसी से निकल जाएगा। समांतर प्लेट संधारिता के लिए धारिता का मान जो होता है C0 = ε0A/D होता है, ठीक है। पारावैद्युतांक जब निकालना होता है तो K = ε0E होता है, इसका मान जो होता है 1 से अधिक होता है ना। K पारावैद्युतांक पदार्थ को समांतर प्लेटों के बीच रखा जाता है। K पारावैद्युतांक पदार्थ को समांतर प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो धारिता का जो मान हो जाता है K गुना बढ़ जाता है। आपको दिख रहा होगा जो फार्मूला था C0 = K ε0A/D हो जाता है। चलिए संधारिता को श्रेणी क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं उसको देखते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं इसमें होता है जो रेजिस्टेंस का होता है इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ... 1/CN के बराबर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें संधारिता को समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो इसका तुल्य देखिएगा C = C1 + C0 + C3 C1 C2 C3 प्लस होगा प्लस CN हो जाता है। इस तरीक़ा से आपका ये मतलब क्या हो जाता है, समझ रहे, समांतर क्रम में हो जाता है। अगर समांतर क्रम रेजिस्टेंस में बताएंगे आपको आगे। चलिए श्रेणी क्रम के संधारित्र को आवेशों का जो मान होता है समान रहता है, जबकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है। समझ आ रहा, इसका मतलब तो समझ गए होंगे। श्रेणी क्रम के संधारित्र पर आवेश का जो मान होता है समान रहता है, जबकि समांतर क्रम में विभव समान होता है, याद रखिएगा। चलिए संधारित्र में संचित का ऊर्जा जो मान होता है U = 1/2 CV² होता है। ऊर्जा घनत्व इसे डेंसिटी बोलेंगे, उसको हम लोग निकालते हैं 1/2 ε0 का होल स्क्वायर निकालते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं आवेशों के पूर्ण वितरण के कारण उभयनिष्ठ विभव। तो ये होता है V = C1 V1 + C2 V2 C1 + C2 हो जाता है। ऊर्जा हानि जो होता है इसका फार्मूला ये होता है ΔU = 1/2 C1 C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 + C2 हो जाता है। किसी चालक के परावैद्युतांक नियतांक का मान जो होता है बहुत मतलब अनंत होता है, ठीक है। चलिए इस तरीक़ा से हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 विद्युतीय धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए विद्युत धारा को टेंसर राशि माना जाता है। क्या माना जाता है? टेंसर राशि। इसका जो सही मात्रक होता है भाई कूलम्ब पर सेकेंड होता है, ठीक है, या एम्पियर होता है। कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर, ठीक है। एम्पियर जो है साइंटिस्ट के नाम पे डायरेक्ट रखा गया था। चलिए कूलम्ब पर सेकेंड की बात करते हैं। देखिए एकांक समय में जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग करंट कहते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए 1 एम्पियर की धारा में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन जो होता है 6.25 × 10⁻18 होता है। देखिए धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा ऋणात्मक आवेश से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। पदार्थ का जो नाम इधर है और इधर धारावाहक है, इसमें देखिएगा रिलेशन। जो चालक कंडक्टर होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अर्धचालक जो होता है सेमी कंडक्टर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर होता है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जब देखिए
जब द्रव होता है, लिक्विड होता है, तो इसमें क्या होता है कि धनायन एवं ऋणायन दोनों होते हैं। चलिए बात करते हैं गैस में। विसर्जन जब होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं धनायन होते हैं इसमें। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो होता है औसत तापीय वेग वो शून्य होता है, शून्य। अपवाह अनुगमन वेग जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वो होता है -e और बड़ा ई एप्सिलॉन, बड़ा ई वेक्टर में लगा करके और अपॉन m इंटू टाउ वेक्टर हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये देखिए आपका I=NEA/B है, NEA/BD एक फार्मूला होता है करंट फाइंड करने का। देखिए गतिशीलता में जब फाइंड करना हो गतिशीलता, तो इसके लिए कुछ अलग ही फार्मूला है, आपको दिख रहा होगा। μ=VD/E -E टाउ m/m होता है। चलिए धारा घनत्व J=I/A होता है, धारा घनत्व करंट डेंसिटी। तो I क्या हो जाएगा, J × A हो जाएगा। इसका यूनिट होता है एम्पियर, सिंपल, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर। चलिए देखिए J सिग्मा ई होता है, फार्मूला है यहाँ। सिग्मा जो है चालकता है। ओम का नियम तो कुत्ता बिल्ली जानता है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसमें R एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो R=V/I लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, या फिर R=ρL/A लिख सकते हैं। इसकी SI यूनिट की बात कर दी जाए तो इसका SI यूनिट होता है m1L2T-3A-2 होता है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब 12 - 32। चलिए आगे हम बात करते हैं। ρ जो होता है RA/L होता है। जो रो है प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका SI यूनिट होता है ओम मीटर होता है। डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, कैसा है पदार्थ। चलिए हम बात करते हैं, यदि चालक तार को खींचा जाए तो नए प्रतिरोध आ जाते हैं। जैसे R जो होता है L² के फॉर्म में आता है। जैसे आप कहिएगा कि थोड़ा दिक्कत यहाँ पे ये लगेगा आपको कि जो रेजिस्टेंस है भाई, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जब L इधर जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L हुआ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब चालक तार को अब खींचा जाता है तो स्क्वायर के रूप में ले लेता है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है L² के हो जाता है। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का हो जाता है और रेडियस का पावर 4 हो जाता है। और आपकी बात कर दी जाए डायमीटर का, तो डायमीटर आपका दिख रहा होगा, ये आपका पावर 4। चलिए किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान जो होता है वो बढ़ता है भाई, पूरा। बात करते हैं रेजिस्टेंस, अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो R1 + R2 + R3 + डॉट 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 RN हो जाता है। जब यही जब रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + डॉट डॉट 1/RN हो जाता है। इस तरीक़ा से आप समझ रहे हैं। देखिए प्रतिरोधकता का जो विमीय समीकरण मान लीजिए जो भी, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेरे भाई। प्रतिरोधकता का जो विमीय समीकरण है, इसको रो से डिनोटेट करते हैं M1L3T-3A-2 ये होता है, मतलब 13 - 32 आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए चालक G=1/R होता है। ऐसा यूनिट जो होता है, इधर E इसका ओम होगा तो ऊपर जाएगा तो पर ओम हो जाएगा। ठीक है, ये माहो बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, यही चीज़ होता है। चलिए G होता है, G जो होता है G मतलब आप समझ रहे होंगे, G चालकत्व इसको बोलते हैं। उसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो जो रेजिस्टेंस का उसका इन्वर्स कर देंगे सारा। तो M-1L-2 T3A2 मतलब -12 और 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करते हैं। इसमें जो है अर्जेंट्रम ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉपर सबसे, देखिए सबसे कम जो है इसमें जो आयरन होता है, आयरन कम हो गया, उससे ज़्यादा हो गया एल्युमिनियम, उससे ज़्यादा कॉपर, इससे फिर अर्जेंट्रम मतलब सिल्वर। चलिए आगे बात करते हैं हम चालकता, विशिष्ट चालकता।
रो इजक्वल टू 1 सॉरी इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा इजक्वल टू 1/रो होता है। देखिए इसकी बात करते हैं हम, एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट होता है ओम का इन्वर्स और मीटर का इन्वर्स। इसकी हम बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला, तो m-1 L-3 T3A2 ये होता है आपका। ताप पर प्रतिरोधकता निर्भर करता है। देखिए फार्मूला होता है T2 इजक्वल टू RT2 माइनस RT1 इंटू अल्फा प्लस T1 होता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सभी चालक तार ओमीय प्रतिरोध होते हैं। सभी चालक तार जो होता है ओमीय प्रतिरोध होता है। कार्बन प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध होता है। कार्बन प्रतिरोध जो होता है अनओमीय होता है। चलिए सेल जो होता है, सेल खुला परिपथ में हो तो सेल क्या होता है, सेल द्वारा विभव विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा होगा। जब यही सेल सिरा का विभवांतर हो तो विद्युत धारा से बल कहते हैं। चलिए सेल बंद परिपथ में हो तो टर्मिनल विभव कहते हैं। जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण वोल्टता में हानि होता है तो इसको विभव पतन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर करता है, ध्रुवन पर करता है, इलेक्ट्रोड का पृष्ठ क्षेत्रफल पर करता है। देखिए चार्ज में क्रम में ये आप याद कर लीजिए कि वोल्टेज इक्वल टू जो होता है ये जो होता है इंटरनल प्लस जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस होता है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से आप फार्मूला निकालिएगा तो आई इक्वल टू ई अपॉन और जो एप्सिलॉन बोलते हैं अपन आर प्लस आर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं डिस्चार्ज के क्रम में जब होता है, डिस्चार्जिंग के क्रम में तो वी इक्वल टू जो वोल्टेज होता है इंटरनल जो होता है माइनस आई इंटू आर हो जाता है। चलिए बात करते हैं सेल को श्रेणी क्रम में अगर संयोजन करते हैं तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर हो जाता है। सेल को समांतर क्रम में जब संयोजित करते हैं तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर हो जाता है। सिंपल है। अगर एक चीज़ और, अगर क्या होता है, अगर आर जो होता है जो इससे बड़ा हो जाता है, कैपिटल आर बड़ा होता है स्मॉल से, समझ में आ रहे ना, तो धारा का लाभ क्या होगा, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर क्या होगा। देखिए जब ए जो होता है स्मॉल आर जब इससे बड़ा हो जाता है तो धारा लाभ में समांतर क्रम संयोजित करने पर होते हैं। और जब किरचॉफ का बिंदु या संधि नियम होता है तो इसमें क्या कंडीशन है इसको हम देखेंगे। बिंदु या संधि पर कुल धारा का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। तो करंट, पूरे करंट का एडिशन जो होता है 0 के बराबर होता है। इसी को किरचॉफ इस लेवल से बोलते हैं। ठीक है। चलिए किरचॉफ, हिंदी में किरचॉफ बोलते हैं, इंग्लिश में किरचॉफ बोलते हैं। किरचॉफ का परिपथ का लूप नियम जो होता है वो सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन होता है। देखिए व्हीटस्टोन एक सेतु मतलब ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज इंग्लिश में इसको बोलते हैं। देखिए इस लेवल का बना हुआ होता है, इस लेवल का, यहाँ रेजिस्टेंस जुड़ा है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ फिर यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पी रेजिस्टेंस, यहाँ क्यू रेजिस्टेंस, यहाँ आर सॉरी यहाँ एस, अब बीच में गैलेनोमीटर होता है। ठीक है, जो करंट को मापता है। तो इसका अगर जब भी निकालना हो व्हीटस्टोन ब्रिज से तो आपका इधर सारा चीज़ जो वैल्यू है सब रेजिस्टेंस का वैल्यू समान रहता है, अलग अलग भी रहेगा। तो इसका हम कंडीशन बताते हैं। देखिए पी अपॉन आर कर लेंगे, पी अपॉन आर इजक्वल टू क्यू अपॉन एस कर लेंगे, तो पी एस इजक्वल टू क्यू आर कर लेते हैं, सिंपल। चलिए मीटर सेतु, मीटर ब्रिज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली एल होता है ना, तो भी ई वन अपॉन ई टू इजक्वल टू एल वन अपॉन एल टू हो जाता है। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल और सरल सेल में धन ध्रुव तांबे का एक ऋण ध्रुव जरूर जस्ता का होता है। इसका विद्युत वाहक बल का मान जो होता है 1.08 होता है। ध्रुवण एवं स्थानीय क्रिया दोष प्राथमिक में ही पाई जाती है। कम करने के लिए जस्ते के प्लेट के सतह पर पारा मरकरी चढ़ाया जाता है। शुष्क सेल, द्वितीय सेल में धन ध्रुव, ठीक है,
और छड़ एवं ऋण ध्रुव जस्ता का होता है। इसका विद्युत वाहक जो बल कमान जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। इस तरीक़ा से हम नेक्स्ट चैप्टर में आ गए भाई। चैप्टर का नाम है थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब धारा का ऊष्मीय एवं रासायनिक प्रवाह क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, चालक में धारा प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के टकराव के कारण एवं चालक तार के प्रतिरोध के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसका जो मान होता है भाई यह कार्य एवं ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे आप देख सकते हैं जो हीट होता है वर्क डन के बराबर होता है, और चार्ज इंटू वोल्टेज के बराबर होता है, करंट टाइम और वोल्टेज के बराबर होता है, और करंट का स्क्वायर और रेजिस्टेंस इंटू टाइम होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो V²/R इंटू टी होता है और जे। ठीक है, ये जे है इसका मात्रक जूल होता है। समझ गए? तो इस तरीक़ा से आप रिलेशन याद रखिएगा। इस सारा फार्मूला, अगर इससे फार्मूला कभी ज़रूरत पड़े तो हीट कर लीजिएगा वर्क डन के बराबर। हीट ज़रूरत पड़ने पर Q इंटू V हो जाएगा, हीट से ज़रूरत करने पर ITB हो जाएगा, हीट इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इसका मात्रक जूल हो जाएगा। बहुत मज़ा आएगा भाई। आगे हम देखते हैं। ये देखिए, जब आपको क्या करना कैलोरी में चेंज करना होता है तो हर कोई जानता है कि जब कैलोरी में चेंज करना होता है तो उसको 4.2 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी होता है। समझ में आ गया? जब आपको इसको कैलोरी में चेंज करना है तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 1/4.2 जूल होगा ना। देखिए कैलोरी में चेंज किया गया है। देखिए कैलोरी जो हीट होता है वर्क डन अपॉन 4.2 होता है, यानी QV अपॉन 4.2 होता है, ITV अपॉन 4.2 होता है, I²RT अपॉन 4.2 होता है, V²R इंटू टी अपॉन 4.2 होता है। इस तरीक़ा से सिर्फ 4.2 से डिवाइड कर देना, कैलोरी में चेंज होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं भाई। ठीक है, देखिए कार्य करने को दर, जो कार्य करने की दर है इसे शक्ति कहते हैं, पावर। तो P इक्वल टू W/T या फिर H/T हो जाएगा। फिर QV जस्ट हमने बताया था, IV बताया था, I² बताया था, V²/R हो जाता है। तो इस तरीक़ा से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा फार्मूला का हम बॉक्स बना दिए हैं एक ही बार। आप कोई जो ज़रूरत पड़े, इससे इसका ज़रूरत पड़े, इससे इसका ज़रूरत पड़े, इसका इससे, आप कोई से ज़रूरत पड़े आप ले करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एक हीट का फार्मूला होता है H इक्वल टू जो होता है I²RT होता है। ये जूल का नियम होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। जो P होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली करंट का स्क्वायर होता है, तब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनली R होता है। जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का स्क्वायर, अब P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का होता है। चलिए, सारी तापीय युक्तियाँ, हीटर हो गया, गीजर हो गया, विद्युत प्रेस हो गया, नाइक्रोम की सब बनी होती है, जिसकी प्रतिरोधकता में गलनांक दोनों ही उच्च होते हैं। बहुत मज़ा आ गया। चलिए, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है ना। चलिए, जिसकी प्रतिरोधकता में गलनांक दोनों ही उच्च होता है। देखिए, विद्युत फ्यूज हो गया, टीन एवं लेड हो गया, टीन और लेड का बना होता है। विद्युत फ्यूज टीन और लेड का बना होता है। सही है। इसकी जो प्रतिरोधकता होता है उच्च होता है, लेकिन गलनांक ही कम होता है। चलिए, घरेलू परिपथ में स्थित स्विच तथा फ्यूज श्रेणी क्रम में, जबकि अन्य सारे उपकरण समांतर क्रम में जोड़े होते हैं। जब परिपथ होता है घरेलू तो उसका स्विच हो गया, फ्यूज हो गया श्रेणी क्रम में, बाकी सब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। चलिए, बल्ब की चमक जो है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है करंट पर, वो पावर उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और देखिए, सीरीज में रेजिस्टेंस जो जुड़ा होता है इन्वर्स होता है उसका, और जो पैरेलल जुड़ा होता है ये। अब हम बात करते हैं जब इसको सीरीज में जोड़ देते हैं तो क्या होता है पावर। तो P1/P सीरीज होता है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। पैरेलल में P पैरेलल P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाता है। चलिए, विद्युत अपघटन की जो घटना होता है उसे फैराडे जी दिए थे। अब विद्युत ऊर्जा का जो मापन किए थे उसका वाट आवर मीटर। ठीक है, वाट आवर मीटर
जो किए थे, जैसा जैसा किए उनके नाम पर हो गया, तो वाट आवर मीटर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इस तरीक़ा से। सीबेक प्रभाव क्या होता है भाई? सीबेक इफेक्ट देखिए, ई एंड टी के बीच ग्राफ, ई एंड टी के बीच ग्राफ। क्यूसी ठंडी संधि ताप, क्यूसी जो होता है ठंडी संधि ताप होता है, क्यूएन जो होता है उदासीन ताप होता है, और क्यूआई जो होता है उत्क्रमण ताप होता है। चलिए, तापांतर के कारण विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना सीबेक प्रभाव कहलाता है। तापांतर के कारण विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? सीबेक प्रभाव कहलाता है। इसके अनुसार जो होता है E=80 + 1/2 BT² हो जाता है। देखिए, Qn=QC + QI/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, QI=-2I/B होता है, जहाँ F=0। देखिए, Qn=-A/B होता है, ये मैक्सिमम निकालना हो तब। QI जो होता है 2Q1 होता है। इस तरीक़ा से मैं बात करूं, जब पावर निकालना होता है तो A+BT से आप पावर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के घनत्व के आधार पर घटते क्रम में सजाने में प्राप्त श्रेणी को सीबेक श्रेणी कहते हैं। चलिए, डायरेक्शन फ्लो इसका क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखिए क्यूबिक जो होता है, इसका हम शॉर्ट तरीका दे रहे हैं, कॉपर टू बिस्मिथ। ठीक है, जो होता है कोल्ड जंक्शन होता है। हॉट कॉपर जो होता है कॉपर टू आयरन होता है, इसको हॉट जंक्शन बोलते हैं। ट्रिक से याद रखिएगा, क्यूबिक कॉपर टू बिस्मिथ कोल्ड जंक्शन, कॉपर टू बिस्मिथ कोल्ड जंक्शन। हॉट कॉपर होता है कॉपर टू आयरन, जो हॉट जंक्शन होता है। देखिए, पेल्टियर प्रभाव क्या होता है? जो हीट होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। H=π क्यू होता है, H=पेल्टियर कांस्टेंट, पाई जो होता है पेल्टियर कांस्टेंट होता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, H=π/IT। इसका जो मात्रक होता है जूल हो जाएगा और पर कूलम हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए आगे हम बात करते हैं, विद्युत चालन की जो प्रक्रिया है, कैथोड के तरह धनायन होते हैं, जबकि एनोड की ऋणायन होता है भाई। चलिए, ऊष्मा को धारा में परिवर्तित करने के लिए तापयुग्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सीबेक प्रभाव पर ही आधारित होते हैं। चीज़ और बता देना चाहेंगे मेरे दोस्त, एक चीज़ और, कि जो करंट होता है वो कुंडली की विक्षोभ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको याद रखिएगा। अब हम आ गए हैं भाई चैप्टर 5 में, विद्युतीय यंत्र, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। विद्युत मापी पोटेंशियोमीटर का उपयोग जो है ईएमएफ एवं धारा मापने के लिए किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का उपयोग। और अमीटर का जो प्रयोग है, देखिए क्या काम में किया जाता है, मापन धारा परिपथ के संयोजन में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो मान है कम से कम होता है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। निर्माण जो होता है गैल्वेनोमीटर के समांतर होता है, अराउंड प्रतिरोध जोड़कर इसको किया जाता है। देखिए, यदि थर्मामीटर का पाठन n गुना बढ़ा हो तो उसका मुख्य धारा मापी के गुजरने वाली धारा का n गुना होता है। S जो होता है शंट होता है, S शंट G/n-i हो जाता है। देखिए इस तरीक़ा से, देखिए आपका एक गैल्वेनोमीटर है, ये I1 करंट है फ्लो कर रहा है, इधर से I2 फ्लो कर रहा है, ये आपका शंट है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे करंट है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका ये फार्मूला हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी तरीक़ा से, RA रेजिस्टेंस है तो GS/G+A को ऐड कर देंगे, ये चीज़ हो जाएगा। और 1/R निकालना है तो 1/G + 1/S हो जाता है। देखिए, शंट प्रतिरोध जो होता है VG=V शंट होता है, IgG=I-Ig × S होता है, S=Ig × G/I-G होता है। ये आपका फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वोल्टमीटर मापन जो होता है वोल्टेज का होता है। परिपथ संयोजन होता है समांतर क्रम में होता है। प्रतिरोध का मान जो होता है अधिक से अधिक होता है। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो इनफाइनाइट होता है। निर्माण इसका गैल्वेनोमीटर के साथ जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़कर होता है।
चलिए आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं भाई क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नियरेस्ट है। चलिए मैं बात करूँ, यदि वोल्ट मीटर का पाठन n गुना से बढ़ा हुआ हो तो आर एक्सटर्नल जो होता है n-1 इंटू जी हो जाता है। ये आपका दिख रहा होगा। चलिए हम इस तरीक़ा से नेक्स्ट बात करते हैं। जो आर भी होता है जी प्लस आर एक्सटर्नल, और आर एक्सटर्नल जो होता है आर भी माइनस जी होता है। आप इसको निकालिएगा तो निकल जाएगा यहाँ से आर एक्सटर्नल भी अपॉन जी माइनस जी आई अपॉन जी। देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है भाई कुंडली चुंबकीय योमयोजोर में रहती है, जबकि साइन गैल्वेनोमीटर जो होता है कुंडली विक्षेपित सुई से होकर गुजरने वाली उद्रह तल में होता है। चलिए साइन गैल्वेनोमीटर में चुंबकीय सुई कुंडली के तल में होता है ना, ये भी याद रखिएगा। साइन गैल्वेनोमीटर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से अधिक सुग्राही होता है। देखिए मूविंग कॉइल की बात करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है 10⁻² एम्पियर पर मूविंग होता है। अब मैग्नेट गैल्वेनोमीटर जो होता है 10⁻5 एम्पियर होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा। थोड़ा फास्ट चलते हैं भाई। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। देखिए फाई इक्वल टू वेक्टर बी इंटू ए, तो वेक्टर बी ए, जब ए हटेगा वेक्टर हटेगा तो कॉस थीटा आपका जाता है, तो हर कोई जानता है। देखिए ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। इसका 7 यूनिट की बात कर दी जाए भाई चुंबकीय फ्लक्स का तो वेबर होता है, या फिर शॉर्टकट में वेबर साइंटिस्ट के नाम पर। लेकिन एक और जो होता है फार्मूला आपका ये 7 यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर और मीटर होता है। इसके डायमेंशन फार्मूला की बात कर दी जाए तो m/L/T-2 होता है, मतलब 12-2 याद कर लेंगे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज जो किए थे फैराडे एवं हेनरी जी किए थे। इसके अनुसार क्या होता है कि चुंबक की जो कुंडली की अपेक्षित गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चलिए फैराडे का जो नियम है, फैराडे का नियम जो होता है इसके अनुसार एप्सिलॉन इक्वल टू के d/d⁵b/dt या फिर -1 d⁵/dt होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं लेंस का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इन्हें के का मान -1 दिया गया है। लेंस का जो नियम है क्या पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर, इसलिए देखिए के का मान -1 दिया रहता है। चलिए गतिकी विद्युत वाहक बल जो होता है उसको निकालते हैं E=VLV। आप याद रखिएगा बलवीर, ठीक है। गतिकी विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है VLV से निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वोल्टेज। चलिए -d⁵dt VLV होता है, और आई करंट निकालना है तो VLV अपॉन रेजिस्टेंस से अगर डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल जाता है। वेक्टर एफ इक्वल टू वी का बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर V अपॉन आर हो जाता है। और जब पावर निकालना हो तो P इक्वल टू बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर V का स्क्वायर अपॉन के हो जाता है, आर के नहीं आर रेजिस्टेंस। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 V ओमेगा एल स्क्वायर। इस तरीक़ा से आपको फार्मूला लाजवाब मिल रहा होगा मेरे भाई, d⁵/5b/d। इस तरीक़ा से कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए जो Q होता है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनली करंट का होता है। ये जो फाई होता है LI होता है, सॉरी यहाँ पे फाई होगा। फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली करंट का होता है। जो फाई होता है इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, और एक करंट हो जाता है। I=Q/T, ये तो आप पढ़े ही होंगे। देखिए एल जो है स्वप्रेरण गुणांक, इसका SI यूनिट जो होता है एल यहाँ से आपको दिख रहा होगा वेबर या पर एम्पियर होता है, या इसको हेनरी भी बोलते हैं। वेबर अपॉन पर एम्पियर या हेनरी, वेबर बोलिए, पर एम्पियर बोलिए, हेनरी बोलिए, तीनों बतिया एक ही है। चलिए स्वप्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन का जो आपको ये डायमेंशन फार्मूला दिख रहा है M1L
टू T-2 A-1 होता है, मतलब 12-42 होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं d∅/dt इक्वल टू L/di/dt होता है, तो इक्वल टू -L/di/dt। लंबे परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक L इक्वल टू जो होता है स्वप्रेरण गुणांक जब निकालना हो लंबे प्रणालिका में तो म्यू नॉट n² A/L हो जाता है। ये एक और फार्मूला देखिएगा, L इक्वल टू म्यू नॉट μr Na/L हो जाता है। चलिए अन्योन्य प्रेरण M इक्वल टू φ/I होता है, तो ठीक है, तो φ इक्वल टू MI हो जाएगा। इसका जो होता है साई मात्रक हेनरी होता है, हेनरी। अनयोन प्रेरण अननोन। चलिए बात करते हैं आगे, d∅/dt इक्वल टू M/di/dt हो जाता है। ये फार्मूला आपको सब दिख रहा है भाई। चलिए इसका डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं, तो M1 L2 T-2 A-2 होता है। चलिए परिनालिका में अन्योनन प्रेरण गुणांक क्या होता है, M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A/L हो जाता है। चलिए W इक्वल टू 2πN होता है, तो N इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है 1/T होता है, तो इसकी जगह देखिए रखा गया है 1/T, या फिर आप रख सकते हो F। ये फ्रीक्वेंसी बाई N हो गया, F हो गया, सब फ्रीक्वेंसी होता है जो 1/टाइम का बराबर होता है। ठीक है, देखिए म्यू नोट जो होता है भाई, म्यू नोट इक्वल टू 4π प्रोडक्ट 10⁻⁻7 होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर या मैक्सवेल होता है, 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ वेबर होता है। इस तरीक़ा से हम चैप्टर 7 में पहुंच चुके हैं मेरे भाई। प्रत्यावर्ती धारा एवं ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटिंग करंट एंड ट्रांसफार्मर क्या है इसके बारे में हम कुछ समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान समय के साथ संततः परिवर्तन होता रहता है तथा इसकी दिशा में भी आवर्ती रूप से वितरित हो जाती है ना। समीकरण की बात करते हैं तो I इक्वल टू I0 sin ω t प्लस फाई होता है, I0 sin ω t I0 cos ω t, इस तरीका से समीकरण होता है। उच्चतम मान जो होता है उसको पिक वैल्यू कहते हैं, तो ये देख लीजिए आप, जब IRMS निकालना होता है उच्चतम वैल्यू तो I0/√2 होता है, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा √2 से तो 0.707 I0 मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये जो होता है भाई इस 70.7% जो होता है I0 के बराबर होता है, कौन, IRMS करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप पढ़े हैं तो समझ ही रहे होंगे भाई। चलिए जो एवरेज वैल्यू होता है करंट का वो होता है 63.6%, किसका, I0 का। अब ये हाफ जो होता है 2π/I0, या फिर जब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैल्यू पुट करके 3.14π का वैल्यू तो 0.636 I0 मिल जाता है। देखिए पूर्ण चक्र में जो करंट का जो चक्र होता है एवरेज वो 0 के बराबर होता है। भाई पूछ देता है MCQ में, आप इससे अच्छे से याद रखिएगा। IRMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो वर्ग माध्य मूल मान, आभासी मान या प्रभावी मान, सब इसी को बोलते हैं भाई। चलिए आगे बात करते हैं V इक्वल टू V0 sin ω t प्लस फाई, तो V0 sin ω t, V0 sin cos ω t। V0 वोल्टता का शिखर मान होता है, पीक वैल्यू। देखिए VRMS इक्वल टू होता है V0/√2, जब इसको √2 वाला जो भी वैल्यू मिलेगा 2.14 अब डिवाइड कीजिएगा तो 0.7007 V0 मिल जाएगा आपको। इस तरीक़ा से वोल्टेज का एवरेज जो हाफ होगा उसकी हम बात करते हैं 2/π V0 होता है, 0.636 V0 होता है। चलिए इसका जो ये तो सब पहले ही बता चुके हैं हम। IRMS मतलब वर्ग माध्य मूल मान होता है, आभासी प्रभावी मान होता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए जो होता है वो क्या होता है,
तप्त तार अमीटर, जिसके द्वारा धारा का IRMS मान का मापन होता है, जबकि प्रत्यावर्ती जो वोल्टता के लिए होता है तप्त तार वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। दोनों का भाई कार्य सिद्धांत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इक्वल टू होता है भाई कॉस फाई। फाई एक फेज डिफरेंस आता है भाई, फाई एक फेज डिफरेंस होता है। व्यय शक्ति पावर डिसिपेटेड जब निकालना होता है तो VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, आप फार्मूला लगा लीजिएगा, पावर डिसिपेटेड का निकल जाएगा। देखिए पावर डिसिपेटेड इक्वल टू जब इसका क्या बोलते हैं पीक वैल्यू निकालिएगा, VRMS का होता है V0 अपॉन √2 और इसका हो जाएगा I0 अपॉन √2। जब इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2 मिलेगा, तो V0 I0 अपॉन 2 cos फाई हो जाता है। इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, देखिएगा प्रतिरोध जब परसेंट में निकालना हो तो संधारित धारिता का प्रतिशत कर लेते हैं, यानी XC इक्वल टू 1/ωc होता है। C जो होता है धारिता होता है। कुंडली या प्रेरणा प्रतिशत जब निकालना होता है XL इक्वल टू ω/L होता है। L जो है वो क्या है, प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व। अब देखिए बताते हैं आपको, DC करंट में वर्क डन जो होता है 0 होता है। X इक्वल टू 1/C होता है, ठीक है। तो 1/C तो ओमेगा जब 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू जब किसी चीज़ में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट आ जाता है। तो DC करंट में जो होता है ई जो आता है ω/C आपका 0 होता है। ω/L इक्वल टू आपका OL ऑफ, इस लेवल से समझ रहे हैं आप। चलिए दृश्य धारा मतलब DC करंट, DC डायरेक्ट करंट के लिए संधारित एक आदर्श अवरोध होता है, यानी X इक्वल टू इनफाइनाइट के बराबर होता है। जस्ट मैंने अभी दिखाया आपको। देखिए शुद्ध रेजिस्टेंस परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ V इक्वल टू V0 sin ω/t है, I इक्वल टू I0 sin ω/t। धारा में वोल्टता साथ साथ चलते हैं ना, याद रखिएगा धारा वोल्टता दोनों साथ ही चलते हैं। देखिएगा धारा वोल्टता दोनों साथ चलते हैं। इसकी देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ये, एयरफोर्स इंडियन नेवी का क्वेश्चन बहुत VVI है। कलांतर जब होता है तो इसका 0 होता है क्योंकि समान कला में है। अब जब पावर फैक्टर निकालना होता है तो cos फाई हो जाता है, तो cos फाई अगर 0 रखेंगे समान कला में तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। पे डिसिपेटेड निकालेंगे तो V0 I0 2 cos फाई, और इस लेवल से आप समझ रहे हैं टाइम डिफरेंस इसका 0 हो जाता है। आप सब समझ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध L परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा जो होता है XL इक्वल टू ω/L होता है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं भाई क्योंकि आपको जल्दी में पढ़ना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। V इक्वल टू V0 sin ω/t एंड I इक्वल टू I0 ω/t माइनस फाई होता है। जब इसी को आप चेंज कीजिएगा, चलिए धारा वोल्टता से पीछे चलता है, याद रखिएगा। दिख रहे हो आपको, धारा जो वोल्टता से पीछे चलता है, देखिए -π/2 हो गया, पीछे हो गया धारा, वोल्टता से पीछे हो गया, वोल्टता अलग है, आगे है। कलांतर निकालना होता है, देखिए कलांतर जो है इसमें 5/2 है, π/2। पावर डिसिपेटेड cos फाई इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, 90 का जो वैल्यू रख देंगे इसमें 0 हो गया। समय अंतराल जो है T/4 होता है, T/4। इस तरीक़ा से हम बात करते हैं शुद्ध C परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा। ये तो हर कोई जानता है, X इक्वल टू 1/ωc होता है। ये आपका ये दिख रहा होगा परिपथ। चलिए V इक्वल टू V0 sin ω/t होता है, I इक्वल टू I0 sin ω/t प्लस π/2। अब देखिए धारा जो है वोल्टता से आगे होता है, देखिए वोल्टता यही है लेकिन π/2 आगे चला गया, किसमें, C परिपथ के लिए। चलिए कलांतर इसकी बात करते हैं तो π/2 होता है, पावर डिसिपेटेड 0 होता है, टाइम डिफरेंस T/4 होता है। RLC सर्किट में ना परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा आपको दिख रहा है, V इक्वल टू IR होता है, सबको जान रहा है। VL इक्वल टू IXL हो जाएगा, VC इक्वल टू IXC हो जाएगा। Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। इम्पीडेंस इसको बोलते हैं, जिसको प्रतिबाधा बोलते हैं। तो ये चीज़ आपका निकलता है। ये आपका डायग्राम दिख रहा होगा, ये तो आप समझ रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं cos फाई इक्वल टू R/Z होता है। जब भी आपको cos फाई निकालना हो इसमें से तो R/Z होता है, R/Z। और tan
थीटा निकालना होता तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता। तार जो था तब तार अमीटर का विक्षेप डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल जो होता करंट का स्क्वायर होता है। पावर डिसिपेटेड जो है जो तो समझ ही गए, तब तार का जो अमीटर का विक्षेप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली करंट का स्क्वायर होता है। पावर डिसिपेटेड जीरो होता है। देन इसका प्रेरकत्व व प्रतिरोध, प्रेरकत्व जो होता है इसमें जब ये पावर डिसिपेटेड जीरो हो जाएगा तो हाई हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध लो हो जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यदि एक्सएल बहुत बड़ा हो एक्सी से तो परिपथ आर एल में क्या होगा, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाता है। कॉस फाइव इक्वल टू आर अपन जेड हो जाता है, लेकिन टेन फाइव इक्वल टू एक्सएल अपन आर होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एक्सएल जो होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। एक्सएल छोटा है किससे, एक्सी से। देन प्रतिपथ जो होता है आरसी होता है, आरसी रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस। चलिए बात करते हैं जेड इक्वल टू, इसमें जब बराबर क्या आ गया, इसमें जब बड़ा आ गया तो आप समझ ही रहे हैं, एक्सएल माइनस एक्सी की जगह एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस फाइव जो निकलेगा आर अपॉन जेड हो जाएगा। टेन फाइव जो निकलेगा वो एक्सी अपॉन आर हो जाएगा इसमें। चलिए वीवीआई, बहुत वीवीआई है भाई। एक्सएल इक्वल टू एक्सी तो पहले से जानते आ रहे हैं। इसकी स्थिति जो होता है अनुनाद और परिपथ रेजिस्टेंस होता है। जेड यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम होता है, लेकिन आई जो होता है मैक्सिमम। एक्सएल इक्वल टू एक्सी तो ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कैसे जादू निकलेगा। देखिए ओमेगा से ओमेगा जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और एल एक्स हो जाएगा 1/LX। तो ओमेगा इक्वल टू जब इसमें रूट में डालेंगे तो अंडर रूट एल सी हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए तो ओमेगा इक्वल टू आप जानते हैं कि 2 पाई एफ होता है, मतलब फ्रेक्वेंसी होता है। चलिए तो एफ आर जब आप निकालिएगा तो 2 पाई हो जाएगा, और इसे यहाँ निकालिएगा ना जी। समझ में आ रहा आपको, आना तो पड़ेगा भाई। चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। जब एफ आर निकालना होता है तो 2 पाई नीचे आ जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा आपका। इस तरीक़ा से आप समझ रहे, जब एफ आर निकालना होता है तो ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट एल सी और ये 2 पाई पहले से, तो एफ आर निकल गया। तो टी जब निकालेंगे तो 2 पाई, इसको जब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो 2 पाई अंडर रूट एल सी हो जाएगा। ठीक है। चोक कुंडली एक होता है, उसका उपयोग जो होता है परिपथ में धारा को घटाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर, अब देखे होंगे ट्रांसफार्मर, मज़ा आएगा भाई। देखिए इस लेवल का ट्रांसफार्मर का कुंडली है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एनपी एनएस, इसमें ये आपका जुड़ा हुआ है सब। देखिए और जो है, जो प्राइमरी वाला होता है सेकेंडरी से तो छोटा ही सा हो, एप्सिलॉन जो होता है वो सेकेंडरी वाला ज़्यादा ही होता है, और करंट जो होता है प्राइमरी में ज़्यादा आता है इसमें। चलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपको दिख रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी वाला नंबर ऑफ प्राइमरी वाले ज़्यादा होते हैं, और ये आपका प्राइमरी वाला ज़्यादा होता है, लेकिन करंट जो है आपका सेकेंडरी वाला ज़्यादा होता है। कार्य सिद्धांत जो है ये अननोन प्रेरण पर कार्य करता है। 5s अपॉन एन एस इक्वल टू 5p अपॉन एन पी। समझ में आ रहा, इस एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी। ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये फार्मूला, ये सब फार्मूला। ठीक है। चलिए आप कंडीशन की बात करते हैं। जब देखिए 1 से ज़्यादा हो जाता है के, तो एन एस अपॉन एन पी क्या इसको बोलते हैं, इसको लेस है, इसको ग्रेटर देन 1, तो इस तरीक़ा से हो जाएगा, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और लेस देन 1 हो जाता है तो ये आपका ऑफ साइड ट्रांसफार्मर हो जाएगा। एक चीज़ और भाई बहुत वीवीआई है, जब दक्षता निकालना होता है तो उसमें आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर डालते हैं, तो ईटा इसको बोलते हैं। ईटा इक्वल टू ई एस अपॉन आई एस अपॉन ई पी, मतलब एप्सिलॉन पी इंटू आई पी हो जाता है। ठीक है। जब इसमें परसेंट लगा दीजिएगा तब का परसेंटेज में आ जाएगा। यही चीज़ होता है जब दक्षता निकालना हो तब।
समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर 8 चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल तथा इसके मिश्र धातु को आकर्षित करने वाली चीज को हम चुंबक कहते हैं। आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, शॉर्ट में आप याद कर लीजिए। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। चलिए ये चीज़ फेकोनी याद कीजिएगा ना। चुंबक किसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। स्वतंत्र पूर्वक जब लटकाया जाता है चुंबक को तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में हो जाता है भाई। जब उत्तर दिशा में होता है तो चुंबक उत्तरी ध्रुव से, एवं जो दक्षिण ध्रुव में होता है वह चुंबक दक्षिणी ध्रुव में हो जाता है। चीज़ आप समझ रहे हैं। चलिए चुंबकीय ध्रुव प्रबलता को चुंबकीय आवेश भी कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है, अकेले ध्रुव नहीं पाया जाता है इसमें, परिणाम में दोनों ध्रुव बराबर होते हैं। चलिए F = μ0/4π/Q m1m2/r² हो जाता है। चलिए कूलॉम्स लाइन मैग्नेटिक में होता है। चलिए गॉस का नियम, इस नियम के अनुसार जो होता है बंद सतह से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन शून्य होता है। देखिए गॉस के नियम के अनुसार होता है कि बंद सतह के जो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो पृष्ठ समाकलन के शून्य होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। बी जो होता है भाई यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, वेक्टर वी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका जो होता है फॉर्मूला वेक्टर वी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी = फोर्स अपॉन क्यू इंटू मास। ऐसा यूनिट की बात कर दी जाए तो आपको दिख रहा होगा या QM बोलते हैं इसको। देखिए F/QM होता है, याद रखिएगा। मीडियम में होता, सॉरी एम मास नहीं होता यहाँ पे, मीडियम में होता। चलिए मैं बात करूँ ऐसा यूनिट तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है। और मैं बात करूँ यहाँ देखिए टेस्ला भी होता है इसका, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। 2-3 चीज़ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है। इसकी हम बात करते हैं आपका डायमेंशन फार्मूला तो m1t-2a-1 होता है, मतलब 12-21 और 1-21 बोल सकते हैं। अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल टॉर्क होता है। आघूर्ण मोमेंट QM × 12 ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए बात करते हैं जब अक्षीय पर होता है तो μ0/4π2m/r³ हो जाता है। दक्षीय में -μ0/4π(m)/r हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है अंतरहीन एवं बंद वक्र के रूप में होते हैं। ये चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक क्या करते हैं, चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे चुंबक है ना जी, चुंबक है ये नॉर्थ हो जाएगा, साउथ पोल यही होता है और कुछ नहीं। चलिए वेक्टर टाइज = वेक्टर m × वेक्टर b। अभी हम जस्ट बताएं कि ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। जो वेक्टर m है हमने अभी जस्ट बताया आपको, वेक्टर m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। टाइज = mb sin थीटा होता है जब एंगल की बात कर दी जाए तो। और वर्क डन जब निकलता है तो mb cos θ 1 - cos θ 2 हो जाता है। जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है तो -mb cos θ हो जाता है। विद्युत रेखा पर क्षण चुंबक क्षैतिज रहता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, क्षण चुंबक क्षैतिज रहता है। और ध्रुव पर क्या होता है, क्षण चुंबक उद्र्ग होता है। अस्थायी चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक कुछ को आकर्षित एवं शेष को प्रतिकर्षित करता है। कौन, अस्थायी चुंबक। चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच कौन दिक्पात कौन कहलाते हैं। सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। पृथ्वी के किसी बिंदु पर
कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटक से जो कोण बनाती है उसे नमन या नति कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा पी इक्वल टू 90 डिग्री, डेल्टा इक्वल टू 0 डिग्री और एफ टर्म भी बी अपॉन बी एच। चलिए आगे हम देखते हैं। बी इक्वल टू अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर। ठीक है, जब कुंडली में जब क्लॉकवाइज होगा तब चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव तक होगा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। चुंबकीय तीव्रता जो होता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एक सदिश राशि है भाई, मात्रक इसका एम्पियर पर मीटर होता है। चलिए एच इक्वल टू जो होता है लौह चुंबकीय की बात करते हैं, तो लौह चुंबकीय जो है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है। जैसे फेकिनी एल्मिनी को चुंबक के साथ शीघ्रता से आकर्षित हो जाता है, ये लौह चुंबकता। इन पदार्थों का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत अधिक होता है, चाइम जो होता है उससे भी अधिक होता है, 1000 गुना ज़्यादा होता है। किससे? चुंबकीय प्रवृत्ति से। तथा सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान भी बहुत अधिक इतना होता है। चलिए यह भी क्या करता है, ताप से प्रभावित होता है। ठीक है, ताप बढ़ाने से लौह चुंबकीय से अनुचुंबक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे ताप को क्यूरीज ताप कहते हैं। तो Cm इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। चलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्टील का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका चुंबकशीलता मतलब म्यू आर बहुत अधिक तथा चुंबकीय धारणशीलता चुंबकत्वाशेष भी अधिक होता है, चुंबकीय निग्राहिता भी अधिक होता है। वैद्युत चुंबक या परलित क्रोड बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। इसका क्षैतिज वक्र का क्षेत्रफल चुंबक की निग्राहिता का मान का होता है। चलिए चुंबक का मुख्य परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के काटने पर ये देखिए आपका प्लस माइनस इधर होता है, चुंबक के काटने पर क्या स्थिति हो रहा है आपको दिख रहा है, ये चीज़ अपन टू इस लेवल का हो जाता है। चलिए चुंबकीय विभव का जो सही मात्रक होता है जूल पर एम्पियर पर मीटर होता है, या फिर आप कह सकते हैं वेबर पर मीटर होता है। नेक्स्ट में बात करूँ चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है बढ़ाने से आवर्तकाल घटता है भाई, जबकि जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ाने से आवर्तकाल बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र के मान जो है घटाने से आवर्तकाल बढ़ता है, और जो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर होता है। एन जो दोनों की संख्या यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई प्रोडक्ट 10⁻7 होता है, पहले भी हम बता चुके थे, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अस्थायी संतुलन जब 0 डिग्री पर होगा तब, अस्थायी होगा जब 180 डिग्री पर हो जाएगा तब। अस्थायी संतुलन की बात करते हैं तो अस्थायी संतुलन में घुमाने में किया गया कार्य जो होता है 2 MB लगता है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूँ चैप्टर 9 की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? ऑस्टेडो के अनुसार धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखिए स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र के गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में त्वरित आवेश को विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। इससे देखिए वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू, और ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वोल्टेज इनटू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। चलिए इसमें देखते हो, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट है तो एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर ही हो जाएगा। ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है तो क्यू इंटू भी इंटू मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब क्वाप, इसको आप रट सकते हो क्वाप बोलिएगा। लेंज, अब देखिए लेंज ला, यही इसी को हम लोग लेंज ला कहते हैं। लेंज ला, मैग्नेटिक फील्ड जब प्रेजेंट होता है इसमें तो हम लोग में वेक्टर एफ इक्वल टू क्वाब, याद कीजिएगा यही आपका लेंज ला होता है। देखिए परपेंडिकुलर होता है वोल्टेज से, और जो फोर्स होता है वोल्टेज से तो हो ही गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड से होता है। एक और फार्मूला होता है क्वाब साइन थीटा, जब एंगल की बात कर दी जाए तो साइन थीटा में आ जाता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। बल की दिशा में मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इसमें दिशा दर्शाता है।
लॉरेंज बल जो है प्रभाव में कण वृत्तीय पथ से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ए जो होता है ये अब एफ सी पी इक्वल टू एफ एम होता है। वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होता है आर इक्वल टू एम वी अपन क्यू बी होता है। परिक्रमण काल जो होता है टी इक्वल टू 2 पाई एम अपन के बी होता है। आवृत्ति जो होता है न्यू इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम होता है। समझ रहे होंगे। इधर देखिए यदि थीटा कोण पर हो तो साइन भी एडेड होगा। कण की जो गतिज ऊर्जा जो होता है भाई काइनेटिक एनर्जी 1/2 क्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन एम होता है। हेलिकल पिच में P इक्वल टू 2 पाई एम भी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी होता है जो साइक्लोट्रॉन को दर्शा रहा है। चलिए धरातल पर आई एल इंटू आइडियल होता है। अब डी बी इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा का होल स्क्वायर। बायो सरभटला है, इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल रीजन डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई नोट जो होता है एम्पियर का परिपथ का ये नियम है। समझ गए। समझ में तो आ ही रहा होगा भाई। नेक्स्ट मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल जो होता है वो आपका ये बिल आई एल और वेक्टर बी बिल साइन थीटा। अब याद रखिएगा इसे। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर बिल साइन थीटा। आई इक्वल टू जी फाई। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है फाई के बराबर होता है। परिनालिका के सिरे की ओर बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। टाउ इक्वल टू बिना साइन थीटा। टाउ मैक्स इक्वल टू बिना हो जाता है जी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं इसी तरीक़ा से। ये आपको दिख रहा होगा ये चीज़। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें। चलिए देखिए एफ इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन आर इस लेवल। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ये होता है सिंपल। चलिए आगे हम बात करते हैं वेक्टर बी सी इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई अपॉन आई आर इंटू पाई हो जाता है। सब आपको दिख रहा होगा, सिंपल है। देखिए को सेंट्रिकल कॉइल क्या होता है। को माने क्या होता है दो गो, सेंट्रिक ना दो गो सेंटर वाला कॉइल। तो इस लेवल में जब होता है तो इसका फार्मूला देख सकते हैं। बी नेट इक्वल टू निकालना होगा म्यू नोट अपॉन 4/2 इंटू 1/r1 माइनस r2 हो जाता है। बी नेट निकालना हो तो म्यू नोट अपॉन 4/2 इंटू 1/r1 प्लस r2 हो जाता है। सिंपल है। अब समझ रहे होंगे भाई। बी नेट इधर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए बी नेट निकालना हो तो √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ये सब फार्मूलाज हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। कोई सब दिख रहा होगा फार्मूला, सब यूज होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इस तरीक़ा से हम बात करते हैं आपका स्वतंत्र लंबे ठीक है समय तक तार लटके रहे हैं तो इनमें बैटरी से क्या होता है श्रेणी क्रम जोड़ते हैं तो धारा विपरीत दिशा में जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा एक ही दिशा में होगा। समझ रहे हैं। तो एक कुछ आपको फार्मूला दिख रहे हैं बी नेट निकालने के लिए। ये इसमें 2 ऐड हो जाता है, इसमें 1 ऐड होता है, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो गया है। कंडीशन है भाई, सब कंडीशन पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। इस तरीक़ा से आपको ये भी फार्मूला दिख रहा होगा। ये सब फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। देखिए सोलेनोइड की बात करते हैं। सोलेनोइड जो होता है ये आपका जो कंडक्टर होता है इसमें यही चीज़ है। ये अंदर की बात करते हैं तो म्यू नोट NI होता है, और बात करते हैं नेट तो 1/2 म्यू नोट I हो जाता है। ये सोलेनोइड अंडर में इसका खोखला जो 0 होता है B इक्वल टू म्यू नोट NI हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो ये फार्मूला निकालिएगा वेक्टर बी म्यू नोट NI R A स्क्वायर अपॉन 2x³ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई 10 चैप्टर 10 विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए चालन धारा क्या होता है। चालन धारा NEFT केवल चालन तार में ही उत्पन्न होगा ये ना।
तथा विस्थापन द्वारा आईडी संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न करता है। आईडी इक्वल टू म्यू नॉट डी फाइव बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी टी होता है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फोर इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। देखिए सतह पर है, बंद सतह पर, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल रीजन डी एस जीरो, आप याद कर सकते हैं, देख लीजिए, आप फार्मूला देख लीजिएगा भाई ये सब, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं त्वरित आवेश या केंद्रित आवेश या दोलित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं ना। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए ऐसी परिपथ यूज होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी होता है। चार्ज जो होता है इसका C इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की स्पेक्ट्रम ये आपको दिख रहा होगा। पहले देखिए इसमें मज़ा आएगा भाई, देखिए आप सबसे पहले याद क्या कीजिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज़्यादा बढ़ते जाता है। देखिए रेडियो वेव का कम, उसके बाद माइक्रोवेव, इसके बाद इंफ्रावेव, इसके बाद विजिबल लाइट होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, एक्स रेज होता है और गामा रेज होता है, इस तरीक़ा से। चलिए अब डिक्रीजिंग में बात करते हैं। डिक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ में डिक्रीजिंग कैसे होता है, सब एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे ना। ये जितना होगा 10⁹ एंगस्ट्रॉम होगा, इस सब में एंगस्ट्रॉम है, याद रखिएगा। वेव बात करते हैं तो वेवलेंथ रेडियो का जो होता है वो होता है क्या, 10⁹ से कम ही होता है। माइक्रो का जो होता है 10⁸ से 10⁶ एंगस्ट्रॉम होता है। इंफ्रारेड का होता है 10⁶ to 7000 एंगस्ट्रॉम। विजिबल का 7000 से 4000 एंगस्ट्रॉम। अल्ट्रावायलेट रेज का जो होता है 4000 से 10 एंगस्ट्रॉम। एक्सरेज का 10 से 0.1 एंगस्ट्रॉम। और देखिए जो गामा रेज होता है वो 0.1 से भी ज़्यादा होता है। चलिए इस तरीक़ा से बात करते हैं अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता अधिक तथा विभेदन क्षमता कम। जब गामा कण की विभेदन क्षमता अधिक तथा आयनीकरण क्षमता कम होता है तब। ओजोन परत देखिए स्ट्रेप्टोस्फीयर जो होता है 50 किलोमीटर में होता है। होता है ना जी, ओजोन परत जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोलते हैं, थोड़ा गलत हो गया होगा, 50 किलोमीटर तक होता है ओजोन परत, यहीं पाया जाता है। साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जा सकता है, आवेशित नहीं कर सकते आप। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव का हम लोग यूज देख लेते हैं। रेडियो तरंग संचार प्रणाली और रेडियो टेलीविज़न संचार प्रणाली अणुओं की संरचना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म तरंग क्या होता है, दूर संचार प्रणाली, रडार प्रणाली, हवाई जहाज की संचार प्रणाली, माइक्रो ओवम की खाना ओवम में जो हम लोग खाना रखते हैं, सब इसी चीज़ में यूज होता है। चलिए औरक्त किरण जो होता है इंफ्रारेड, टीवी या वीसीआर के किसी मोड़ प्रणाली, मोटर कार को लॉक सिस्टम ये सब में होता है। नाइट विजन कैमरा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। नाइट विजन कैमरा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। दृश्य प्रभाव विजिबल लाइट, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया आसपास के चीज़ों को देख पाता है। परावैंगनिक किरण जो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज खाद्य पदार्थ को विषाणु मुक्त करने में शल्य चिकित्सा के उपकरणों का विषाणु मुक्त करता है। एक्स किरण क्या करता है भाई, ये हड्डी में जो फ्रैक्चर होता है उसको मतलब चेक करेगा, और इंजीनियरिंग मशीन पार्ट्स इसको जांच किया जाता है। सोना हीरा मादक पदार्थ का भी जांच किया जाता है एक्स से। गामा किरण से क्या होता है भाई, कैंसर का उपचार होता है। नाभिक संरचना का आयन, ओजोन परत पर जो होता है 3.10⁷ मीटर से कम तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को रोक देती है। ये परावैंगनिक किरणों को भी रोक देती है, कौन, गामा किरणें। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की ऊपरी परत क्या होता है, आयनोस्फीयर के मुख्य घटक क्या क्या है। देखिए 40 जो होता है 40 माइक्रोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को भी विद्युत चुंबकीय तरंग आयनोस्फीयर मुक्त कर देगी। अब देखिए एक्स किरणें वैद्युत क्षेत्र द्वारा विवर्तन की प्रक्रिया नहीं दिखाती। लेजर द्वारा
तीव्र गति के न्यूट्रॉन किरण उत्पन्न किए जाते हैं। वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित एक्स किरणें बीटा न्यू तरंगों द्वारा AC/E0 से होता है। एक्स किरण उत्पन्न होने का मुख्य कारण परमाणु ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है। तो आप समझ गए होंगे। इस तरीक़ा से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी चैप्टर था धीरे धीरे आपका समाप्त हो चुका है। अब अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आएंगे, तब तक आप पूरा तैयारी आपका हो ही चुका होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से और सब्जेक्ट आप देखते रहिए और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा मेरे भाई। इससे आपको काफ़ी नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, 100% की गारंटी है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो को हम ख़त्म करते हुए आपसे कहना चाहेंगे कि ये स्टडीम कॉस्मस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, जय हिंद दोस्त।